हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हिंदी के काल टॉपिक है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। काल और कारक छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो हम लोग आज ही जो काल टॉपिक है उसको देखेंगे। पर उसके बाद कारक, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो 20-30 मिनट में हो जाएंगे। मैं बहुत फास्ट रिवीजन कराऊंगी आप लोगों को। चलिए तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत ही काम आएगा, यूपीएसआई के लिए मैं टारगेट करके बना रही हूँ। वैसे जहाँ भी हिंदी आती है आप लोग यहाँ से रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं आपका। मैं आपका बहुत फास्ट रिवीजन कराऊँगी। इससे ये भी है कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और मैं आप लोगों का भी करा दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, वरना फिर ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो बताना कमेंट में आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। फिर मैं और भी लाऊंगी, हर टॉपिक वाइज लाऊंगी और 20-30 मिनट की रहेगी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं और छोटी वीडियो ही रहेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट रिवीजन कराऊंगी। ये ऐसी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में ज़रूर आएगा आप लोगों को। लेकिन बस ये है कि मैं ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ाऊँगी, आपका रिवीजन है क्योंकि ये मैं वैसे नहीं पढ़ा रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें काल। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा है जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे कहते हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे सबसे पहले काल टॉपिक, तो उसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा है, जो किसी क्रिया के होने काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल वो कहलाता है जो अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्य काल। ये तो नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य काल के 3 होते हैं। तो आप ऐसे भी जैसे याद कर सकते हैं, जैसे नंबर है तो 5 6 3 करके आप लोग याद कर सकते हैं। 5 6 3 या फिर 6 5 3। तो भूतकाल और फिर वर्तमान काल फिर भविष्य काल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 6 5 3। आप फिर से आप अभी फिर से यहीं रिवीजन करेंगे तो आप लोग बताना। काल कैसे कहते हैं? जो समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। जो समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 5 3। तो भूतकाल के हो गए 6 भेद और वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वर्तमान काल के भेद देखेंगे। ठीक है, वर्तमान काल के अभी मैंने बताया था ना कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के: साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक, मतलब जो अभी चल रहा है उसी में वर्तमान में जारी रहता है। पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध और संभाव्य। संभाव्य तो साधारण में जो आमदनचर्या है ऐसा करते हैं और बाद में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल में है वर्तमान में जो जारी है। अपूर्ण मतलब तात्कालिक है, जो अभी अभी हो रहा है, जारी है वर्तमान में, उसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान में जो कार्य पूर्ण होने का बोध हो उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जिस पूर्ण काल जैसे हो जाएगा कि राधा खाना खा चुकी है तो कार्य पूरा हो चुका है क्योंकि उसने खा लिया है। और जैसे ये वर्तमान वो अपूर्ण या तात्कालिक बालक ऐसा हो जाएगा कि राधा अभी खाना खा रही है। और साधारण में हो जाएगा राधा खाना खाती है। और पूर्ण का भी बता दें। और संदिग्ध में ये होगा कि राधा खाना खाती होगी।
और संभाव्य में हो आता है लास्ट में। संभाव्य में आप जहाँ भी देखना तो वहाँ हो आएगा। तो संभाव्य संभाव्य का एग्जाम्पल क्या होगा? संभाव्य का ऐसा हो जाएगा कि राधा खाना खाती हो आएगा। आपको हो आए तभी लगाना है आपको संभाव्य, नहीं तो आपको संदिग्ध ही लगाना है, क्योंकि संदिग्ध में संभावना, संभाव्य में केवल हो आएगा संभाव्य में। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एक एक करके। मैंने यहीं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन फिर भी अभी आगे और इसका देखेंगे परिभाषा वगैरह और एग्जाम्पल भी बहुत सारे। तो अब सबसे पहले है साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल अभी मैंने बताया है ना, जो सामान है जो ताहे तिहे लास्ट में इसमें ताहे तिहे रहते हैं। सूरज पत्र लिखता है, सीता गीता गाना गाती है सीता गाना गाती है, बात हो रहा है, एग्जाम्पल है वो तो। सोहन मेज साफ करता है, सोहन मेज साफ करता है। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज गाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो ऐसे सिंपल रहते हैं। और ये अब इसी के दो नाम है, या तो अपूर्ण वर्तमान काल कह दो या तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। वर्तमान में जो जारी रहे वही होता है तात्कालिक या अपूर्ण। जो वर्तमान में जारी है, काम हो रहा है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और तात्कालिक मतलब अभी चल रहा है, अभी अभी का जो काम है वही कहलाता है तात्कालिक। तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो, सविता खाना खा रही है, और गीता गाना गा रही है, राम स्कूल जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे इसमें। तो ये हो गया अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अब हम और आगे देखते हैं तीसरा, जो इसका वेद है वर्तमान काल का। तो इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, रुको मैं पेन ले लेती हूँ। तो पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? पूर्ण, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें चुका है चुकी है ज़्यादा आते हैं, मतलब एग्जाम्पल ऐसे ही रहते, ज़्यादा आते क्या है, ऐसे ही रहते हैं पूरे। मैं खाना खा चुका हूँ, सीता खाना खा चुकी है, तुम लोग तैयारी कर चुके हो, तुम लोगों को जॉब मिल चुकी है, सविता पढ़ चुकी है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। और संदिग्ध में होगा होगी आता है, वह बाजार जाती होगी, मोहन खाना खाता होगा, मोहन खेल रहा होगा, मनीष बातें कर रहा होगा, मनीष स्कूल जा रहा होगा, और राधा गाना गाती होगी, राधा स्कूल जा रही होगी। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। ओके, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और हाँ, ये नवीन सर की जो है ना, मैंने आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी कि मैंने अपनी हिंदी कहाँ से कंप्लीट की है। तो ये नवीन सर से मैंने पढ़ी थी, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप लोगों को बताऊँगी अगली वीडियो में। तो आप लोग देख लेना कि मैंने कहाँ से कवर किया है। तो ये उन्हीं के स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि तो मतलब जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं तो बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो भी बना दी, क्योंकि मेरा भी रिवीजन होगा और आप लोगों का भी बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और ठीक है, तो अब संभाव्य वाला बस रह गया है, तो उसी को देख लेते हैं। तो संभाव्य वर्तमान, इसमें मैंने पहले ही कहा था कि इसमें हो आता है, हो आए तो आपको संभाव्य वर्तमान काल ही लगाना है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार गया हो, शायद वह लौटा हो, शायद सीता भोपाल से आई हो, शायद वह सब्जी खाता हो, शायद राम ने खाया हो। शायद जरूरी नहीं है, लेकिन हो जरूर आएगा इसमें, शायद नहीं है। शायद का कुछ क्लियर नहीं है कि शायद आ भी सकता है एग्जाम्पल में, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हो जरूर आएगा। ठीक है, तो अब अपना वर्तमान काल कंप्लीट हो गया, अब भूतकाल देखेंगे। अब भूतकाल के हैं, भूतकाल के, अरे एक काम आ गया था बीच में तो मैं उसमें लग गई, इसलिए थोड़ा मैंने ऑफ कर दिया था। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को भूतकाल का देखना है। भूतकाल के क्या वेद हैं, अभी मैंने कितने बताए थे, आप लोगों को कैसे याद कराया था, 6 5 3। तो ये हो गया, एक कौन सा हो गया, ये हो गया भूतकाल, ये वर्तमान काल, और ये भविष्य काल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। और इसके 6 वेद हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब देखते हैं इसके मतलब कि कौन कौन से वेद होते हैं। साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल,
हेतु मद भूतकाल। तो साधारण भूतकाल ऐसा होता है, इसमें मतलब क्रिया का नहीं पता चल रहा है कि कब की है, तो इसमें साधारण भूतकाल होता है। जैसे खाना खाया, अब इसमें आप लोगों को काल का मतलब काल पता नहीं चल रहा, खाना खाया तो अब पता नहीं है कि क्रिया कब हुई है, कि अभी हुई है या कुछ समय पहले हुई है, तो इसलिए इसमें क्रिया का पता नहीं है। जैसे खाना खाया, गाना गाया, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। अपूर्ण भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल का मैं अभी बताऊंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जाम्पल। अपूर्ण भूतकाल का वैसे क्या होगा, राधा अपूर्ण राधा खाना खा रही थी, हाँ आ गया। राधा खाना खा रही थी मतलब अभी वर्तमान में जा रही है, वो पूर्ण काल नहीं हुआ। और पूर्ण भूतकाल में होगा कि राधा खाना खा चुकी थी, राधा खाना खा चुकी थी। आसन्न में जो अभी खा हम्म, राधा ने खाना मतलब जो अभी का आसन्न मतलब अभी अभी का समय दर्शाए कि राम पढ़ चुका है, मतलब अभी पढ़ा है, मतलब लेकिन पढ़ चुका है, तो इसे वर्तमान तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। इसको आसन्न को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है। और संदिग्ध में इसमें संदिग्ध में वही रहता है, ये संदिग्ध और संभाव्य में आप कंफ्यूजन मत रखना, इन दो में बहुत कंफ्यूजन। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि संभाव्य में होगा और संदिग्ध में होगा होगी होगा। जैसे राधा खाना खाती होगी, श्याम पढ़ता होगा, खाती होगी, मतलब ऐसे आएंगे जो खा चुकी होगी आगे, क्योंकि ये भूतकाल का है। तो मैंने सामान्य संदिग्ध वाला, सामान्य वर्तमान वाला जो संदिग्ध है उसका एग्जाम्पल बता दी। हेतु में अगर तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, अगर तुम पढ़ लेते तो तुम्हें जॉब मिल जाती, ये भूतकाल वाला है। ऐसे ही भविष्य में होता है, मैं वो आगे बताऊंगी। चलिए तो अब एक एक करके देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल भी, और ठीक है तो देखते हैं। सबसे पहले है साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल क्रिया के होने का समय का पता नहीं चलता, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि इसमें क्रिया का पता नहीं चलता है कि कब हुई है, और तो सब में पता चलता है लेकिन इसमें नहीं चलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जहाँ क्रिया का पता ना चले वहाँ साधारण भूतकाल होता है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, तो अभी पता तो है नहीं है कि अभी पढ़ा या पिछले समय में, कितने समय पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 घंटे पहले, लेकिन इसमें केवल क्या लिखा है, क्या है एग्जाम्पल, कि राम ने अखबार पढ़ा, उसने अपना काम खत्म कर लिया, सीता ने पत्र लिखा, बच्चे विद्यालय गए, ठीक है। और अब देखेंगे अपूर्ण भूतकाल में किया गया कार्य जारी होने का बोध होता है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा था, जैसे हम उनके यहाँ गए, अल्लाह हम राम के घर गए जैसे, तो हमने देखा कि राम अखबार पढ़ रहा था। जब आप अपने घर आएंगे तो क्या बताएंगे कि राम अखबार पढ़ रहा था, उसने पढ़ लिया होगा, कोई क्लियर जानकारी तो है नहीं, अपूर्ण है, काम हो रहा था, भाई अपना काम खत्म कर चुकी थी, चुकी थी नहीं रही थी, वह अपना काम खत्म कर रही थी, मतलब हुआ नहीं है क्योंकि अपूर्ण भूतकाल है। अब अपूर्ण भूतकाल है तो अपूर्ण भूतकाल के भाई एग्जाम्पल हैं। और सीता पत्र लिख रही थी, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। अब अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण तो हो गया, पूर्ण भूतकाल है क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध हो। राम ने अखबार पढ़ा था, पूर्ण हो गया, कब हुआ लेकिन ये नहीं पता है, लेकिन पूर्ण हो चुका है। उसने अपना काम खत्म कर लिया था, सीता ने पत्र लिखा था, बच्चे विद्यालय गए थे। इसमें पूर्ण होने का बोध हो रहा है, और था से तो आपको पता चल ही जाएगा कि भूतकाल का है। आप देखेंगे अब संदिग्ध भूतकाल आ गया। संदिग्ध में तो होगी होगा, सिद्धि आई होगी, मनोज आया होगा, बस छूट गई होगी, तुमने लिखा होगा, वह उत्तराधिकारी, वह उपजिलाधिकारी बन गई होगी। तो आप लोगों को संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ
कि जैसे वो सामान्य भूतकाल है, तो सामान्य भूतकाल में सामान्य वर्तमान जो वर्तमान काल रहता है उसका जो संदिग्ध रहता है, तो उसमें जैसे इसमें होगा आई होगी, राम खाना खाता होगा, उसमें ता होगा केवल आएगा, ता होगा। इसमें सीधा आ है, ये केवल आएगा, है ना। इसमें ता नहीं रहता है। और जो सामान्य वाला रहता है, जो मतलब वर्तमान काल में रहता है, उसमें संदिग्ध वर्तमान काल में ता है, ता होगा, ता होगी, ऐसा वाला रहता है। और इसमें केवल आई है, इसमें ता है, ती है नहीं है। चलिए, तो फिर हम अपना जो 5वां वेद है भूतकाल का, उसे देख लेते हैं। तो अब आसन्न भूतकाल है। आसन्न में मैंने बताया था, और यहाँ परिभाषा भी लिखी है, बीते हुए समय में निकटता का बोध हो। जैसे मैंने अभी बताया था, गीता ने अखबार पढ़ा है, मतलब अभी अभी काम पूरा हुआ है। माता जी ने चाय बनाई है, सीता गई है, सोनू विद्यालय गया है। और इसके मैं और भी एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे राधा ने पढ़ाई की है, मतलब इसमें ता है, ती है, बस नहीं आता है। और मतलब जैसे पढ़ाई की है, राम गया है, मतलब अभी अभी गया है, राम बाजार गया है, मतलब अभी अभी, जो अभी अभी कार्य पूर्ण होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने और बताई भी था कि इसका और नाम क्या है, इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। अब 6वां वेद है, इसका हेतु मध्यभूत काल है। तो इसके है परिभाषा क्या है, बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहे। अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो तुम दरोगा जरूर बनते। यदि उसने मन लगाया होता तो सब्जी अच्छी बन जाती। यदि मन में भटकाना होता तो नौकरी मिल जाती। अगर एक उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य उसी पर निर्भर रहेगा, मतलब आश्रित रहेगा, और ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसे इसमें रहते हैं। और हाँ, आप लोगों इसमें भविष्य में आएगा तो उसमें होगा। जो भविष्य का हेतु मजबूत कल होगा तो उसमें होगी रहते हैं। इसमें सिंपल रहता है। ठीक है, अब अपना एक और बचा है, मतलब कौन सा, अब भविष्य काल बस बचा है, उसके 3 भेद हैं। तो 5 मिनट लगेंगे अपन लोगों को रिवीजन करने में मैं भी क्या बोल रही हूँ। चलिए, तो फिर देखते हैं। सामान्य भविष्य काल, एगा, एगी, एगे आदि शब्द आएंगे। जैसे भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, सीता खाना बनाएगी, राम स्कूल जाएगा, विराट कोहली 19वां शतक लगाएगा, हम दरोगा बनेंगे, मेरी नौकरी लगेगी। ठीक है, सामान्य का। अब इसका संभाव्य वाला आगे, संभाव्य उसमें तो होता था, अब इसमें देखेंगे संभाव्य भविष्य में संभावना हो। जैसे शायद सीता खाना बनाएगी, शायद हरीश पोंछा लगाएगा, शायद राम पुस्तक पढ़ेंगे, शायद गीता गाना गाएगी, ऐसे इसमें रहेंगे। और अब हेतु भविष्य काल है, तो भविष्य काल में एक उपवाक्य दूसरे, बस वही है जो भूतकाल में है, तो हेतु मध्य भूतकाल बस वैसा ही है। बस इसमें करोगे तो जाओगे, मेहनत करोगे तो फल पाओगे, मेहनत करोगे तो दरोगा बनोगे, बस ऐसे है। बस, तो अपना काल का टॉपिक पूर्ण होता है, मतलब पूरा हो गया है। तो बस अब हम लोगों देखो 20 मिनट में कवर कर दिया है। अब हम लोग या अपन लोग वही है। मैं भी कैसी बोलती हूँ, आप लोगों को लगेगा लैंग्वेज मेरी अच्छी नहीं है क्यों। तो हमारा काल, तो मैं क्या बोल रही थी कि हमारा काल टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम लोग कारक देखेंगे। जो काल टॉपिक हम अपन लोगों ने 18 मिनट में पूर्ण कर दिया है। 18 मिनट में मैंने पूरा कर दिया है, और अब ऐसे ही 20 मिनट और लगेंगे तो हम लोगों का कारक टॉपिक भी पूर्ण हो जाएगा। तो आप लोग देखना, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये तो बहुत कम समय में जो सर ने पढ़ाया, उनके तो
3-4 वीडियो है। मतलब अगर आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आता है और नहीं भी आता है तो मैंने इसमें पूरा बताया है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कारक टॉपिक, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं कारक टॉपिक। तो अध्याय का नाम है कारक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं, मतलब जैसे जो का, के, की, से और के द्वारा ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हीं के द्वारा मतलब वाक्यों में जुड़ाव या संबंध बनता है। श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा। अगर जैसे इन्हीं शब्द है, जैसे इन्हीं शब्द है, को है, से है, अगर ये हट जाए जो वो है, अगर ये सारे हट जाएं वाक्य में से तो वाक्य थोड़ी ना पूरा होगा, अधूरा। ऐसा श्री राम जी रावण बाण मारा, अब ऐसे में कुछ अर्थ निकल रहा है तो इनकी बहुत ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत महसूस होती है और वो ज़रूरी है ये वाकई में, क्योंकि वो संबंध बताते हैं। ऐसे में तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, किसने क्या किया है। चलिए तो अब और आगे देखते हैं। कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, या तो कारक जैसे आ गया तो आ गया, कभी पेपर में कभी क्या आते ही रहते हैं, पेपर में आ गया कि परसर्ग बताइए, इसमें परसर्ग कौन सा है। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसके दो नाम होते हैं, एक कारक एक परसर्ग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि परसर्ग कहाँ से आ गया, ये परसर्ग वही कारक है मतलब, ठीक है। तो कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है, ठीक है। और एक वाक्य में आठों प्रकार के एक वाक्य में आठों प्रकार के एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। वाक्य में तो 8 हो सकते हैं लेकिन एक शब्द में एक ही हो सकता है। कैसे, आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, तो मतलब एक शब्द के बाद केवल एक ही आएगा। जैसे ने है तो यहाँ नहीं बस आएगा, यहाँ सब थोड़ी हो जाएगा। श्री राम जी ने से को, फिर आ जाएगा राम को बाण से, रावण को बाण से मारा, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। एक एक शब्द के बाद केवल एक ही आएगा, एक ही कारक आ सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि 3-4 आ जाए। आया समझ में? चलिए तो अब देखते हैं और आगे। एक वाक्य में आठों कारक हो सकते, ये वही है जो मैंने अभी बताया था, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है। 8 भेद हैं, 8 भेद हैं, बहुत ज़रूरी और आते भी हैं ये। और अब आगे देखते हैं। कारक के संज्ञा सर्वनाम के आधार पर 6 भेद हैं। कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर 6 भेद हैं। जो मतलब समास भी बनते हैं ना, वो भी 6 से बनते हैं। 6 जो समास बनते हैं ना, जो तत्पुरुष समास है, वो 6 विभक्ति से बनता है ना। तत्पुरुष समास तो 6 से बनता है, 6 विभक्तियों से बनता है। एक तो जो कर्ता ने वाला होता है, पहला विभक्ति, वो हटा दिया जाता है, और एक संबोधन वाला रहता है, हे हो अरे एवा, इनसे नहीं बनते हैं तत्पुरुष समास, और बनते हैं। चलिए तो और अगर पूछा जाए कि कारक के संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। और चलो तो फिर आगे देखते हैं कि मतलब कौन से कारक की क्या विभक्ति होती है और कैसे पहचान करें। तो अब देखते हैं आगे। अरे ये क्या हो रहा। तो विभक्ति का नाम, कारक की पहचान आपकी मतलब पेपर में कैसे पहचानूंगी, इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण। वैसे मैं बहुत सिंपल में समझा दूंगी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को ये तो याद करना ही पड़ेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, सपादान को अपादान के लिए, अपादान से अलग होने या
इसमें अलग होने का भाव आएगा, अलग होने का आएगा, भय का आएगा, और ऐसे अलग होने के अर्थ में आएगा। जैसे अगर वो डरा कुत्ते से डर कर भाग गया, तो इसमें भी अलगाव की स्थिति है, तो इसमें भी अपादान कारक है। और पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। और संबंध में का, के, की, ना, ने, री और रा, रे, री होता है। और कर्ता ने, इसमें कार्य करने वाले की प्रधानता होती है। इसमें कार्य को करने वाला होता है कर्ता में। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे जाता है, ऐसा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि राम, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। और तृतीय विभक्ति में कारण से या के द्वारा, इसमें साधन का बोध होगा। जैसे कि राम साइकिल से स्कूल जाता है, तो राम किससे जाता है, साधन का काम यहाँ कौन कर रहा है, साइकिल कर रही है। अब चतुर्विभक्ति संप्रदान, इसमें कुछ मतलब देने के लिए, और जिसके लिए कार्य किया जाए, या कुछ देने के लिए मतलब जो ऐसा चीज दान करना जो आप वापस ना लो। जैसे भिखारी को दान दिया या पंडित जी को दक्षिणा दी, अब उसको आप थोड़ी ना वापस लोगे, तो यही आते हैं इसमें। और अलगाव में मैंने आपको बता ही दिया कि अलग होने का जहाँ भाव पैदा हो वहाँ होता है, ठीक है। और का इसमें संबंध होता है काके की नानेरी कि राम लक्ष्मण का भाई है, या फिर राम लक्ष्मण का भाई, यही तो है, हाँ। और ऐसा भी और एक एग्जाम्पल है कि बलदाऊ कृष्ण के भाई हैं, तो यहाँ संबंध बता रहा है ना। और अब आगे देखते हैं सातवीं विभक्ति। सातवीं विभक्ति है अधिकरण। यहाँ नाम नहीं आप लोगों को दिख रहा है, क्यों, मैं लिख के बता देती हूँ, कोई बात नहीं। अधिकरण, अधिकरण में होता है यहाँ संज्ञा सर्वनाम का स्थान का बोध होता है कि वह छत के ऊपर है, ऊपर या पर आता है, छत पर है, और ऐसे आएगा। मैं अभी एग्जाम्पल से आप लोगों को बताऊंगी। और संबोधन में ए यहाँ आना, अरे यहाँ आना, तो इसमें संबोधन का बोध हो रहा है, तो ये संबोधन कारक होता है। जब किसी को संबोधित किया जाएगा, जैसे आप किसी को बुलाते हैं, तो मतलब आवाज़ को भी अगर, जैसे वैसे तो नाम से सुनेगा ना, अगर आवाज़ को बढ़ाना है और तो इसके लिए आप इसका यूज करते हैं। चलिए तो हम आगे इसके यूज देख लेते हैं। आप लोग कैसे पहचानेंगे कि किस में कौन सा कारक है। सबसे पहले देखेंगे, अरे हाँ हो गया सही। सबसे पहले ये देखेंगे कर्ता कारक। राकेश ने रोटी खाई, इसमें ने विभक्ति आ रही है, तो कर्ता ने, इसीलिए तो मैंने बताया था कि ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ रहेंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कर्ता ने, रोहन ने पत्र लिखा, राम ने दूध पिया, किसने पिया, रमा ने पिया या राम ने पिया, वही। और माता जी ने खाना खिलाया, किसने खिलाया, माता ने खिलाया। कौन चमकता है, चंद्रमा चमकता है। लड़की स्कूल जाती है, कौन जाता है, लड़की जाती है। सीता गाना गाती है, कौन गाती है, सीता गाती है। हरीश ने अखबार पढ़ा, किसने पढ़ा, हरीश ने। शून्यकर्ता कारक, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शून्यकर्ता कारक किस में होगा। हरीश ने गाना गाया, बबीता ने रोटी बनाई, सिद्धि ने भरतनाट्यम की पुस्तक दी, और राकेश टहल रहा है। 5 इनमें जो 5, 6 और 7 हैं, इनमें कारक विभक्ति छुपी हुई है, और ऐसी विभक्ति का शून्य कारक अप्रत्यक्ष या परोक्ष विभक्ति कहलाता है। क्योंकि देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी या ने ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है, या से या के किसी का भी यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये शून्य विभक्ति भी कहलाती है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो 5 और 6 हैं इनमें है नहीं है विभक्ति, मतलब यहाँ
तो लेकिन आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा होगा कि राम वो चंद्रमा चमकता है, तो चंद्रमा ही चमकेगा। और कर्ता कौन है? चंद्रमा है। और यहाँ कर्ता लड़की है, यहाँ गीता है। ठीक है, जहाँ विभक्ति ना हो वहाँ शून्य विभक्ति होती है, बस वो तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि यहाँ कौन सा एग्जाम्पल है जो शून्य विभक्ति का है, तो इसका जो ए वाला एग्जाम्पल है 4 वाला, क्योंकि इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब कर्ता कारक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कर्म कारक देखेंगे। कर्म कारक, कर्म कारक, माता जी कपड़ों को धो रही है। माता जी कर्म की आप लोग विभक्ति बता सकते हैं? कर्ता ने को तो आपको याद हो गया, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने 3-4 बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति को है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता जी कपड़ों को धो रही हैं। किसको धो रही हैं? माता जी धो रही हैं, खुद को थोड़ी धो लेंगी, कपड़ों को धोएंगी। कपड़ा क्या है? कपड़ा यहाँ, कपड़ा यहाँ कर्म है। किसको धो रही हैं? कपड़े को धो रही हैं। माँ ने धोबी को कपड़े दिए। किसको दिए? धोबी को दिए। धोबी यहाँ कर्म है। जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए उसे कर्म कारक कहते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि संप्रदान कारक में जो चीज़ आप दान करें वो वापस नहीं लेते हैं, वहाँ संप्रदान कारक होता है। और जबकि यहाँ ऐसा है कि जैसे आप धोबी को कपड़े दोगे ड्राई क्लीन करवाने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं है कि आप लोगों से कपड़े वापस ना लो, आप वापस लोगे, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, और बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ कर्ता ने कर्म को, यहाँ को विभक्ति आई तो आप वैसे ही पहचान लेंगे। अध्यापक छात्रों को पीटता है। किसको पीटता है? छात्रों को पीटता है। यहाँ अध्यापक तो कर्ता हो जाएगा और छात्र यहाँ कर्म हो जाएगा। और अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। किनको पढ़ाया? छात्रों को। छात्र यहाँ क्या है? कर्म है। अध्यापक ने पढ़ाया, तो अध्यापक ने, यहाँ यहाँ कितनी विभक्ति आप लोग बता सकते हैं? बता सकता है यहाँ कोई कितनी यहाँ ने और को, यहाँ कितनी विभक्ति? यहाँ 2 विभक्ति हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ना, क्योंकि जो पेपर में आएगा तो वो आप लोगों के यहाँ ऐसे अंडरलाइन करके देगा कि आप लोगों से कौन सी विभक्ति मतलब कहाँ पूछी जा रही है, तो आप वैसे ही जवाब दे सकते हैं। होने को तो इसमें दोनों विभक्ति हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ने भी है और को भी है, तो इसमें कर्ता और कर्म में दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम वन को जाते हैं। राम वन को, कहाँ? राम तो करता है, कहाँ जाते हैं? वन को जाते हैं। वन यहाँ कर्म है। गमन की बात है। अगर देखो यहाँ नोट में भी लिखा है, जैसे यहाँ लिखा था कि वस्तु हमेशा के लिए ना, जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए वहाँ कर्म कारक होता है। वैसे ही अगर गमन की, कहीं जाने की बात हो रही है तो वहाँ कर्म कारक होता है। हमारे घर के चारों ओर बगीचा है, सड़क के चारों ओर वृक्ष लगे हैं। अगर जैसे अब कैसे रिवीजन करेंगे, तो देखेंगे जहाँ मतलब जहाँ दिशा की बात हो, गमन की बात हो, और जो चीज़ हमेशा के लिए ना दी जाए वहाँ क्या होता है? कर्म कारक होता है। आप लोग आप बताओ अब कौन कौन से हैं? मैंने क्या क्या बताया, कहाँ कहाँ कर्म कारक होता है? जो चीज़ हमेशा के लिए ना दी जाए वहाँ होता है कर्ता कारक, जो हमेशा के लिए चीज़ ना दी जाए। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जैसे कहाँ कहीं जा रहे हैं या गमन करने की बात है तो वहाँ कर्ता कारक होगा। और थर्ड क्या था? जैसे गमन करने के लिए हो गया, और जैसे जो चीज़ सामान है वो हमेशा के लिए ना दिया जाए वहाँ भी होगा कर्ता का वो कर्म कारक। और क्या था एक? हाँ, और दिशा की बात है, जैसे चारों ओर और सड़क के चारों ओर या दोनों ओर वृक्ष लगे हैं, ऐसे एग्जाम्पल हो तो वहाँ भी कर्म कारक होता है। अब कर्ता और कर्म तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला देखेंगे। अब करण कारक है, तो करण कारक को देख लेते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? तो मैं शुरू से मतलब रिपीट कर देती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसमें या तो से आएगा या के द्वारा आएगा। ठीक है, तो
बस से जाते हैं। किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। इसमें साधन का बोध भी होता है। साधन किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। तो यहाँ सावधान ही तो बता रहे हैं कि बच्चों के द्वारा ऐसा कार्य किया। माता जी ने चाकू से फल काटा। किससे काटा? चाकू से। मैं पेन से लिख रहा हूँ। मैं किससे लिख रहा हूँ? पेन से। और मोहन द्वारा बहुत अच्छी कविता सुनाई गई। किसके द्वारा? मोहन द्वारा। वह लंगड़ा है। तो अंग भंग की, अगर अंग भंग की स्थिति है तो भी वहाँ करण कारक आता है कि वह लंगड़ा है, वह एक आँख से काना है। अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल आए तो आप लोगों को वहाँ करण कारक लगाना है। आप लोगों को ये याद जरूर रखने होंगे क्योंकि अपवाद हैं। ये 3-4 ही जो है, मतलब 3-4 चीज़ें याद रखनी होती हैं। वैसे तो और नॉर्मल अपादान है, उसमें 3-4 चीज़ें याद करने के लिए हैं और इसमें और नहीं है, और तो सब सिंपल है। अभी 8 बजे हैं। समय पूछा जाए या बताया जाए। वह अभिषेक के साथ बाहर गई है। तो के साथ, तो यहाँ भी 3 चीज़ें याद करने वाली हैं। वहाँ क्या था? कर्म में ये था कि अगर जो चीज़ दी गई है वो हमेशा के लिए ना दी जाए, और तो वहाँ कर्म कारक होता है। और अगर दिशा की बात की जाए तो वहाँ कर्म कारक होता है। और एक और था, ये क्या था? एक जो हर दिशा वाला, एक जो हमेशा के लिए चीज़, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। देखेंगे, अभी रुक जा, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? अंग भंग की अगर बात है, अंग भंग तो करण कारक आएगा। अगर समय पूछा जाए, इसको आप लोग ये देख लेना क्योंकि यहाँ का बहुत कंफ्यूजन होता है। अभिषेक के साथ, तो यहाँ ये जाए, यहाँ देख लेते हैं क्या था। हाँ, गमन की बात थी, ये मैं भूल गई थी, गमन वाली। तो यहाँ क्या है? दशा की बात, गमन की बात, और जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए, उसमें कर्म कारक होता है। कर्ता ने काम को कर्म से संप्रदान के लिए जो चीज दी जाए वहाँ आता है संप्रदान। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को या के लिए, इसकी विभक्ति को या के लिए आती है। वैसे तो कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को आती है, लेकिन इसमें के लिए भी आती है और को भी आती है। लेकिन इसमें को किस लिए आता है? जो चीज दान की जाए वहाँ आता है। और यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं दिनेश के लिए, किसके लिए बना रहा हूँ? दिनेश के लिए बना रहा हूँ। माता जी ने भिखारी को, आप लोग यहाँ को के स्थान पर के द्वारा वो के लिए यूज कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। जैसे माता जी ने भिखारी को दान दिया, आप ऐसे भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं और होता ही है, आप इससे बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि माता जी ने भिखारी के लिए दान दिया। किसको दिया? भिखारी के लिए दिया। तो यहाँ के लिए का यूज हो रहा है, इसलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं। राजा ने भिखारी को वस्त्र, राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दिए, तो भिखारी के लिए ही है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं और इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। भगवान के वास्ते जान दो, भगवान के लिए जाने दो मुझे, ऐसा भी यूज कर सकते हैं आप। और बच्चों के निमित्त, बच्चों के लिए मिठाई ला दो। आप ऐसा थोड़ी है ना कि आप बच्चों के लिए मिठाई लाओगे और फिर वापस ले लोगी। मतलब जो हमेशा के लिए दान किया जाए वहाँ संप्रदान कारक आता है। दादाजी को मेरा नमस्कार। रोहन के लिए साइकिल ले चलो, रोहन के लिए साइकिल ले चलो, रोहन के लिए क्या? साइकिल ले चलो। किसके लिए? रोहन के लिए क्या? साइकिल। तो यहाँ के लिए का यूज हुआ है ना, तो बस ठीक है। अब समाधान हो गए, अब अपादान आएगा। और तो छोटी छोटी बस अपादान और देखना है। अपादान देख लेते हैं। अपादान में कर्ता ने काम को करण से सपादान के लिए, सपादान को, संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग या पृथक। बबीता रोहन से दूर चली गई। रोहन से, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अलग की स्थिति है। आप किसी सॉरी, आप किसी मतलब एक क्षेत्र में है, मतलब एक सिटी में है, आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो एक सिटी से आपका लगाव हो रहा है, तो वहाँ क्या आएगा? अपादान आएगा। मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूँ और हिमालय गंगा से निकलती है, तो अलग हो रही है, हिमालय से अलग होती है। तो
पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग हुआ है तो अलगाव की स्थिति। वह बस से उतर रहा है तो बस से अलगाव की स्थिति है। सीमा सचिन से सुंदर है। अगर तुलना की बात हो तो वहाँ अपादान कारक जरूर आएगा। बबीता सविता से मतलब तुलना की बात हो तो वहाँ जरूर आएगा अपादान कारक, ठीक है। और सोहन मोहन के, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। हाँ होगा कुछ, आप देख लेते हैं। सानू सांप को देखकर डर गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी चीज़ को अगर डर कर भाग जाते हैं तो वहाँ भी अलगाव की स्थिति बनती है। तो इसमें भी अपादान कारक होता है। और अगर तुलना की बात की जाए तो वहाँ भी अपादान कारक होता है। और तो सिंपल है। इसमें केवल दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर डर कर भाग जाए तो वहाँ भी अलगाव की स्थिति। वैसे ये तो समझ में आ जाएगा डर कर वाला। एक तुलना वाला वैसे याद रखना कि तुलना जहाँ की जाए वहाँ अपादान कारक होता है। अब अधिकान कारक है। अधिकान तो मैं ऊपर रहता है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। अधिकान का बंदर डाल पर बैठा है। कहाँ बैठा है? डाल पर बैठा है। इसमें मैं ऊपर आता है तो मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से सपादान को या के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में और अधिकरण में पर, ठीक है। तो अब अधिकरण आ गया। अधिकरण में बंदर डाल पर बैठा है। मछली पानी में रहती है। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हो गए। कहाँ हो गए? युद्ध भूमि में। तो मैं आ रहा है, किताब कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। यहाँ स्थान का बोध भी होता है। बोल दो ना जरा दिल में क्या है छुपा। तो आकाश में बहुत तारे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब संबंध कारक है। काके की रारेरी, तो मतलब छठवीं, हाँ छठवीं विभक्ति है संबंध कारक और सातवीं अधिकार है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोल दिया था शायद, मुझे याद नहीं है। अब देखेंगे संबंध का। काके की रारेरी नानेरी, तो मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से याद करवाती हूँ। आप लोगों को ये तो याद करना ही पड़ेगा और कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इससे क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, एक दो क्वेश्चन तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा और आप लोगों को मैं रिवाइज करवाना था। हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से सपादान को या के लिए और अपादान से अलग होने के अर्थ में और संबंध का के की नानेरी और रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति होती है काके की रारेरी नानेरी नानेनी। राम का भाई दौड़ रहा है। यह मनीषा की पुस्तक है। तुम्हारा भाई अच्छा है। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दीजिए। तो यहाँ संबंध बता रहा है ना, तो आप लोगों का अच्छे से समझ में आ जाएगा। का के की इतनी विभक्ति आएंगी तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी पहचानने में और संबंध का बोध होगा तो वहाँ संबंध कारक होता है। अब ये तो और से ज़्यादा सिंपल है संबोधन वाला। अब लास्ट बचा है बस, फिर हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब संबोधन कारक है देवी और सज्जनों। तो यहाँ क्या हो रहा है? बुलाने की बात है। संबोधन कर रहे हैं देवी और सज्जनों। 10 मिलियन सब्सक्राइब होने वाले हैं। ये तो मुझे लग रहा है मेरे कभी नहीं होंगे। एग्जाम्पल सर ने लिखा है, लेकिन हे राम यह क्या हो गया? अरे आप आ गए, हे ईश्वर रक्षा करो। तो यहाँ तो संबोधन होगा। यहाँ तो बहुत आसान है और यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये भी एक पहचान है। आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ऐसा चिन्ह आता है, ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो फिर अगली अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय, टेक केयर। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। और ठीक है बस, बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे और कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, टेक केयर, बाय।
राधे राधे, ओम नमः शिवाय।